स्वागत है आपका गुलिस्तान न्यूज में। मैं हूं पलक सहगल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन है, जहां आपको बता दें कार्तिकेय सिंह से कानून मंत्रालय से हटा दिया गया है। वही शमीम अहमद को बनाया गया है कानून मंत्री, कार्तिकेय सिंह को बनाया गया है गन्ना उद्योग राज्य मंत्री। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बदला है अपहरण के आरोपी मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री कार्तिक कुमार के खिलाफ के अपहरण का मामला दर्ज है। अब सीएम नीतीश कुमार ने उनका विभाग बदल दिया है। तो ये बड़ी अपडेट बिहार से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देर शाम अपहरण के मामले में आरोपी मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग बदल दिया। तो सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री कार्तिक कुमार के विभाग की अदला बदली कर उन्हें गन्ना विभाग की जिम्मेदारी दी, जबकि उनकी जगह पर गन्ना मंत्री शमीम अहमद नए विधि मंत्री बन चुके हैं। तो विभाग बदले जाने से पहले मंत्री कार्तिक कुमार कानून मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां 16 अगस्त को आपको बता दें कार्तिकेय सिंह से कानून मंत्रालय जो है वह हटा लिया गया है। तो कार्तिकेय सिंह को बनाया गया है गन्ना उद्योग राज्य मंत्री, तो शमीम अहमद को बनाया गया है कानून मंत्री। तो बड़ी अपडेट बिहार से कार्तिकेय सिंह को गन्ना उद्योग राज्य मंत्री बना दिया, और वही उनकी जगह 16 अगस्त को कोर्ट में होना था सरेंडर। तो इसकी वजह से ये डिसीजन जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लिया गया है। तो बड़ी अपडेट बिहार से आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सभी मंत्रियों ने शपथ लेकर अपने विभाग का कामकाज संभाल लिया है। लेकिन शपथ लेने के बाद ही नीतीश कुमार ने सरकार के मंत्री विवादों में आ गए हैं। तो यही वजह है कि बीजेपी नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल कानून मंत्री कार्तिक सिंह पर हमलावर हुए, और कार्तिक सिंह को किडनैपिंग मामले के ऊपर जो है अभियुक्त हैं, तो उन पर वारंट भी निकला हुआ है। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां कार्तिकेय सिंह को बनाया गया है गन्ना उद्योग मंत्री। तो बड़ी अपडेट बिहार से, जहां शमीम अहमद को बनाया गया है कानून मंत्री, और वहीं दूसरी तरफ तो बिहार से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताइए, जहां शमीम अहमद को बनाया गया है कानून मंत्री और वहीं कार्तिकेय सिंह को बनाया गया है गन्ना उद्योग राज्य मंत्री। तो चलिए इसी बीच उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड से हरिद्वार पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। 6 से 8 सितंबर तक ये नामांकन किया जाएगा। 9 से 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की होगी जांच। बड़ी अपडेट, 12 सितंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। तो वही 26 सितंबर को मतदान और 29 सितंबर को होगी मतगणना। बड़ी अपडेट उत्तराखंड से, जहां हरिद्वार पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। तो इसी कड़ी में आपको बता दें 6 से 8 सितंबर तक नामांकन किया जाएगा। 9 से 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, और साथ ही 12 सितंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। और वहीं 26 सितंबर को मतदान और 29 सितंबर को होगी मतगणना। तो चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संचित हमारे साथ जुड़ गए हैं। संचित, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि हरिद्वार के अंदर घोषणा हो चुकी है पंचायत चुनाव की, क्या कुछ अपडेट आपके तरफ से? देखिए, हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार जो हरिद्वार के लोग थे वो उत्सुक थे कि हरिद्वार पंचायत का चुनाव कब कराया जाएगा, और उसको लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि कई बार धरने प्रदर्शन भी किए गए। और आप देखिए कि जो सब्र का बांध था वो टूटता जा रहा था। और आप देखिए कि जो हरिद्वार पंचायत का चुनाव है उसकी डेट सामने आ गई है, और अब सरकार प्रशासन के सामने इसकी तैयारियां कराने की चुनाव के साथ साथ जो लोग इसमें कैंडिडेट खड़े होंगे उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि जो उनकी तैयारियां हैं वो कितनी पूरी हो चुकी हैं, क्या वो अभी भी चुनाव लड़ने के मोड में है या नहीं है, और चुनाव किस तरीके से किया जाएगा, कितनी निष्पक्षता के साथ चुनाव किया जाएगा, इन सभी पहलुओं पर काम होगा। लेकिन फिलहाल अगर उत्तराखंड से हरिद्वार के अपडेट की आप बात करेंगे तो हरिद्वार के लोगों के मन में एक उत्सुकता है कि उनके जहाँ पे हरिद्वार जो चुनाव वो कराया जाए जी। और साथ ही संचित, अगर बात करें उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, नामांकन के बारे में क्या कुछ तारीख से जुड़ी अपडेट है, और साथ ही प्रत्याशियों के बारे में अगर विशेष तौर पर बात करें तो उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, प्रत्याशियों की सूची तो अभी नहीं सामने निकल के आई है, लेकिन आप देखिए कि डेट आउट हो गई। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हरिद्वार धर्म नगरी है, और धर्म नगरी को लेकर के
वहाँ पर कहीं की शासन प्रशासन के ऊपर कमांड करने के लिए जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री करते हैं, साथ ही साथ जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, कहीं की जो ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर जो एक लीडर होगा वो अगर मिल जाएगा तो निश्चित तौर पे जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं उनके लिए एक सहूलियत हो जाएगी। और निश्चित तौर पर आप देखिए कि वहाँ की जनता की बात रखने वाला भी कोई होगा और वहाँ के विकास कार्य में भी जो तेजी है वो देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें, जब 26 सितंबर को मतदान करने के लिए लोग जाएंगे तो इस बार क्या कुछ मुद्दे, चुनौतियां जो है हरिद्वार के अंदर रहेगी, और क्या कुछ सरकार द्वारा, अगर पंचायत के द्वारा बात करें तो क्या कुछ पेश किया जा सकता है, क्या कुछ उनके मैनिफेस्टो में रहा जाएगा हरिद्वार के विकास के अंदर, क्या कुछ जो है सामने लाएंगे? देखिए, जो 26 तारीख की डेट है उसमें जो मुद्दे होंगे, प्रमुख मुद्दे सबसे पहले हरिद्वार के क्षेत्र को लेकर के होंगे कि वहाँ पर साफ सफाई क्या होगी, वहाँ पर जो व्यवसाय है उन व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए क्या फायदा दिया जाएगा, व्यापारी वर्ग के लिए क्या सोचा जाएगा, वहाँ पे आने वाली जो श्रद्धालु आते हैं उनसे क्या फायदा हरिद्वार की जनता को मिलेगा, और किस तरीके से और अन्य योजना जो स्टेट गवर्नमेंट की चल रही है उसमें पंचायतों को, पंचायत तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, इन सभी पहलुओं की बात होने के बाद इस बार मतदान किया जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि इस बार का जो वोटर है वो हरिद्वार से एक उम्मीद लेकर के आएगा, एक उम्मीद उनको हरिद्वार के अपने नेता से होगी। क्योंकि आप देखिए कि हरिद्वार लगातार एक बड़ा ऐसा जिला उत्तराखंड का है जहाँ पर आप देखिए तो बहुत बहुत शुक्रिया संचित हर एक अपडेट के लिए। तो जहां आपको बता दें कि पंचायत चुनाव से हरिद्वार में बड़ी अपडेट है, जहां 12 सितंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है, तो वहीं 26 सितंबर को मतदान की डेट और 29 सितंबर को मतगणना होगी। तो चलिए उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड यूकेएसएससी पेपर लीक मामले गरमाया हुआ है। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, बसंत कुमार द्वारा यह कहा गया है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, बसंत कुमार द्वारा यह बात की गई है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, बसंत कुमार द्वारा यह बात जो है वह कही गई है। उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड यूकेएसएससी एग्जाम से जुड़े यह मामला है, जहां उत्तराखंड यूकेएसएससी पेपर लीक मामला अभी सुर्खियों में है और मुद्दा गरमाया हुआ है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है वह सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, बसंत कुमार द्वारा यह बात कही जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, बसंत कुमार द्वारा ये बात जो है वे कही गई है। जहां आपको बता दें कि यूकेएसएससी पेपर लीक मामले आज सुर्खियों में है, क्योंकि आप नेता द्वारा आपके प्रदेश उपाध्यक्ष जो है सरकार पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, बसंत कुमार द्वारा ये बात कही जा रही है। तो वहीं साथ ही मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी बात कर रहे हैं बसंत कुमार। तो युवाओं के साथ धोखा नहीं होने देंगे, आप द्वारा, उत्तराखंड आम आदमी पार्टी द्वारा यह बात कही जा रही है। तो आपके प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है, क्योंकि तो बात करें शिक्षा के ऊपर, तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर शिक्षा पर काम करते हुए नजर आई है, तो वहीं दूसरे राज्यों के अंदर शिक्षा के मुद्दों के ऊपर लगातार हमलावर होती है। बात करें हम उत्तर प्रदेश की या बात करें हम उत्तराखंड के अंदर, तो अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर शिक्षा को घेरते हुए नजर आ रही है, शिक्षा के मुद्दों को घेरते हुए नजर आ रही है, जहां उत्तराखंड यूकेएसएससी पेपर लीक मामला अब गरमाया हुआ है। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ, हर एक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी धनराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि यूकेएसएससी मामले पर आम आदमी पार्टी सत्ता सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि यूकेएसएससी का जो घोटाला निकल कर सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, वही इसके अपने अभी तक 30 गिरफ्तारी में कर लिए हैं। और जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब राजनीति भी उत्तराखंड की गर्माती हुई नजर आ रही है। मामला गर्मा रहा है, क्योंकि आम आदमी के पार्टी के साथ साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो घोटाला निकल कर सामने आ रहा है और जो जांच चल रही है उसको लेकर बीजेपी पर हमलावर लगातार आम आदमी पार्टी के नेता भी हो रहे हैं, कांग्रेस के भी, और तमाम जो
विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं सरकार को पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं ज्योति सिंह बिष्ट, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। धनराज, अगर बात करें यूके एसएससी एग्जाम के घोटाले के बारे में, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, अभी क्या कुछ सामने निकल कर आया है? ये बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए जो यूके एसएससी का घोटाला निकलकर सामने आया है, उसमें अभी तक एसटीएफ ने 30 गिरफ्तारी कर चुकी है, क्योंकि देश का मुख्य अभियुक्त था हाकम सिंह, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो बीजेपी का ही जिला पंचायत सदस्य था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ साथ 29 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, जिसमें साफ तौर पर देखने में आया है कि करोड़ों रुपए की डील इस पेपर मामले में हुई थी, कि पेपर लीक करने के मामले में कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए लिए गए थे, और प्रिंटिंग मशीन से लेकर सभी नेता तक लेकर इसमें सभी भ्रष्ट जो लोग थे वो उसमें शामिल थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी जांच खत्म नहीं हुई है, जांच लगातार चल रही है और अभी तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी कई लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना इसमें जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया धनराज हर एक अपडेट के लिए। तो आपको बता दें उत्तराखंड से खबर है, जहां आपको बताते हैं आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है यूके एसएससी घोटाले के मामले में, और साथ ही युवाओं के साथ धोखा नहीं होने देंगे, बसंत कुमार द्वारा ये बात कही गई है। चले इसी बीच एक लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तो लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर बुलडोजर चला है नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान, जहां आपको बता दें सपा कार्यालय के बाहर से हटाया गया है अतिक्रमण। बड़ी अपडेट आपको बता दें, विक्रम आदित्य मार्ग पर सड़क किनारे दुकानें हटाई गई हैं, जहां सपा के ऊपर योगी का बुलडोजर चल गया है। बड़ी अपडेट आप सभी को बता दें, जहां लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर यह बुलडोजर चला है। तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर नगर निगम के अतिक्रमण अभियान चलाए और साथ ही सड़क किनारे लगी हुई दुकानों को हटा दिया गया है। बड़ी अपडेट आप सभी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ के अंदर सपा के दफ्तर के बाद मुख्यालय के बाहर यह अतिक्रमण चला है। तो ये सीधी तस्वीरें आप सभी की टीवी स्क्रीन के ऊपर, जहां ये बुलडोजर चलते हुए आप देख सकते हैं, जहां सपा के कार्यालय के बाहर ये बुलडोजर चल रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रदेश के मुख्यालय के बाहर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप सभी की टीवी स्क्रीन के ऊपर, समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर नगर निगम के अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ की राजधानी यूपी की राजधानी लखनऊ से। क्या कुछ जानकारी है अनूप, क्योंकि बुलडोजर जो है इस बार समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय के बाहर चलाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से? देखिए बिल्कुल पलक, लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय है विक्रमादित्य मार्ग पर, मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग के ठीक पीछे, यानी कि करीब 500 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास से ये विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। और वहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास जो तमाम होर्डिंग, बैनर्स, पोस्टर की दुकानें थी, इसके साथ ही स्ट्रीट फूड की तमाम दुकानें थी, ये दशकों से वहां लगी हुई थी। पिछले 15 से 20 साल से वो लगातार वहां पर दुकानें लगी हुई थी, उन्हें कभी हटाया नहीं गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस वीवीआईपी जोन में जो अवैध अतिक्रमण था उसे हटाने की कार्रवाई की है लखनऊ नगर निगम ने। नगर निगम का दस्ता आज पहुंचा। हालांकि इस संबंध में पलक पहले ही जितने दुकानदार थे, जितने वो स्ट्रीट वेंडर्स थे, हालांकि वो सब अवैध थे, कोई भी अधिकृत नहीं था। जितनी दुकानें वहां होर्डिंग, बैनर, पोस्टर्स की लगी हुई थी वो भी सब अवैध थी। इनको 2 बार नगर निगम प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया जा चुका था कि अपनी दुकानें वहां से हटा ले, लेकिन उन लोगों ने दुकान नहीं हटाई। लिहाजा आज नगर निगम का दस्ता वहां पर पहुंचा और उन दुकानों को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। हालांकि हल्का फुल्का विरोध भी वहां पर दुकानदारों ने, स्थानीय लोगों ने किया, लेकिन भारी पुलिस बल मौजूद था, पीएससी मौजूद थी, लिहाजा उनकी नहीं चली और नगर निगम के दस्ते ने, बुलडोजर ने पहुंचकर वहां पर उन दुकानों को, उस अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है, गिरा दिया है। पहली बार ये बड़ी कार्रवाई वीवीआईपी जोन में देखने को मिली है पलक। खास बात यही है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का वो राष्ट्रीय कार्यालय है और राष्ट्रीय कार्यालय के आसपास जिन दुकानों पर कार्रवाई हुई है वो दुकानें सभी ऐसी दुकानें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रचार से जुड़ी हुई सामग्री उन दुकानों पर
बिक्री होती थी, मिलती थी। तमाम समाजवादी पार्टी कार्यालय से ही जुड़े लोगों ने वहां पर वो दुकानें कर रखी थी। तो लिहाजा इस मसले पर तमाम सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया से लेकर वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं उस पर दे रहे हैं। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके प्रवक्ता की तरफ से या अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अगले कुछ समय में जरूर निश्चित तौर पर टिप्पणी आएगी और इसे बिल्कुल सियासी कार्रवाई करार दिया जाएगा। लेकिन जो अधिकारी हैं, अधिकारियों ने हालांकि अभी कैमरे पर बोलने से कुछ भी मना कर दिया, लेकिन उनका कहना है कि ये पूरी कानूनी कार्रवाई है। पहले नोटिस लगातार दिए गए, नोटिस पर उन लोगों ने दुकानें नहीं हटाई, लिहाजा मजबूरी में अवैध अतिक्रमण था, हमने कार्रवाई की है। लेकिन इतना तय है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लखनऊ ही नहीं उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में वो अवैध अतिक्रमण को लेकर या फिर माफियाओं की जो तमाम अवैध संपत्तियां हैं उनको लेकर जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, तो उस कड़ी में एक और ये बड़ी कार्रवाई जुड़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, आप खबर पर बने रहिएगा, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहां हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के चुनावी प्रचार के दौरान तीसरी गारंटी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम भगवंत मान और साथ ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया दिल्ली से वहां पर मौजूद है। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से चौथी गारंटी आपके बीच लेके आया हूं। जनता के मुद्दों की बात है, बहनों के मुद्दों की बात है। हमने दिल्ली में बिजली के बिल कम किए। हम हर जगह जाते हैं, पूछते हैं भाई ये पैसा कहां से आओगे, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आज की गारंटी महिलाओं की गारंटी है। महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। पहले मैं आपके बीच गारंटी रख देता हूं अरविंद केजरीवाल जी की, उसके बाद थोड़ी सी बात और करूंगा। ये अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी भेजी है हिमाचल की बहनों के लिए। आज तीज के दिन, तीज के त्योहार के दिन अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। हिमाचल के मेरे भाइयों बहनों, आने वाले चुनाव में झाड़ू पे बटन दबा के अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए, जैसे पंजाब और दिल्ली में बनी है। हिमाचल की 18 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए स्त्री सम्मान राशि दी जाएगी। हर महीने 1000 रुपए 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए जो जो ये लेना चाहेंगी उसके लिए दिया जाएगा। ये पैसा जरूरी है, ये गारंटी जरूरी है। आज मेरे यहां, मैं जब बाहर था तो बहुत सारी छोटी बेटियां, छोटी बहनें की उम्र की लड़कियां मिली, बता रही थी सर मैं कॉलेज में पढ़ती हूं, सर मैं फलाने कॉलेज में पढ़ती हूं, मैं फलाना कोर्स कर रही हूं। सवाल यह है कि उनके घर वाले उनको हिम्मत से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ तंग है। वो लड़की चाहती है एक किताब फालतू खरीद लें, वो लड़की चाहती है एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें। उस लड़की को 1000 रुपए नहीं होते हैं, उसको डर लगता है भाई माता पिता बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, माता पिता को कैसे बोलूं कि मुझे 500 रुपए का एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रहा है, माता पिता को कैसे बोलूं कि मुझे एक कुछ खरीदना है 500-1000 रुपए का, जिससे मुझे पढ़ाई में और मदद मिलेगी, एक गाइड खरीदनी है, एक ट्यूशन बुक खरीदनी है, कुछ खरीदना है, कैसे बोलूं। अरविंद केजरीवाल जी की इस गारंटी से हर वो लड़की जो कॉलेज में पढ़ रही है उसको अपने सपना पूरा करने में मदद मिलेगी, उसको जरूरत है। बहुत सी महिलाएं हैं जो घरों में रहती हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, पति की अब कमाई उतनी है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बच्चों के लिए कुछ 4 चॉकलेट भी खरीदना चाहती हैं तो पति से एक्स्ट्रा पैसे मांगने पड़ते हैं। पति कहता है भाई उतनी कमाई है कहां से लेके आऊं, महंगाई के इस जमाने में मुश्किल से घर चल रहा है। वैसे में सोचती हैं, मन मसोस के रह जाती हैं, बच्चे को 100 रुपए की एक चॉकलेट, एक टॉफी तक नहीं लेके दे पाते, बिस्कुट तक नहीं लेके दे पाती हैं। कोई छोटी सी खिलौने, कोई छोटी सी ड्रेस पे बच्चा मचल जाए, बच्चे का मन करे, खरीद के नहीं दे पाती कोई बहन अपने बच्चे को। अरविंद केजरीवाल जी की 1000 रुपए की गारंटी हर उस महिला के लिए जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, उसके लिए गारंटी है कि उसके हाथ में अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, हिमाचल की सरकार की तरफ से 1000 रुपए रखे जाएंगे हर महीने, ताकि अपने बच्चों के बारे में उसको सोचने की जरूरत ना पड़े। हर महीने उसके हाथ में 1000 रुपए आ सकते हैं। और थोड़ी बड़ी हो जाती हैं महिलाएं, यहां बड़ी उम्र की महिलाएं भी हैं, बहनें, माताएं हैं, उनके दिल में भी बड़ा अफसोस रहता है।
घर में बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, बेटी के बच्चे हो गए, बेटे के बच्चे हो गए, बच्चे आके कहते हैं नानी दादी हमको कुछ दिला दो। कभी घर में बेटी आती है, वो भी कहती है, वो भी उम्मीद रखती है मैं माँ से मिलने जा रही हूं। माँ का मन होता है कि बेटी को विदा करते हुए 150 रुपए 500 रुपए उसकी जेब में रख दे, कुछ 500 रुपए का कुछ उसको खरीद के दे दे। पति से मांगती है, पैसे नहीं है, उतना ही कमाई है, हाथ तंग है सबका। बेटे से मांगती है, उसका भी हाथ तंग है, बेटा अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है और हर बार मांग भी नहीं सकती है, हर बार देने के लिए सोचता है मम्मी पिछली बार तो जब बहन आई थी दिया ही था, बार बार क्यों करती हो। अपने लिए भी कभी कुछ मन करता है करने का, मन मसोस के रह जाती है माँ। आज अरविंद केजरीवाल जी गारंटी दे रहे हैं कि ऐसी सब महिलाओं की जेब में 1000 रुपए महीना सरकार की ओर से दिया जाएगा। आप झाड़ू पे बटन दबा के अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाइए। ये हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माओं के लिए सुकून की गारंटी है। सुकून से जी सकती हैं, अपने सुकून से, तसल्ली से, अपने प्यार से, अपने कॉन्फिडेंस से अपना जीवन चला सकती हैं, इस बात की गारंटी है। अब एक चीज और है, जब अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हम 1,000 रुपए हिमाचल की सारी महिलाओं को देंगे, तो ये कहते हैं पैसा कहां से आएगा। अभी भगवंत भाई मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि पैसा तो सारे लोग दे ही रहे हैं। सुबह उठ के चाय बनाने के लिए जो माचिस उठाते हो, उस माचिस को जलाते हो, माचिस जो बाजार से खरीद के लाए थे उस माचिस पे भी टैक्स दे के आए थे। चीनी जो खरीद के लाए थे उस पे भी टैक्स दे के आए थे। सब्जी में डालने का नमक खरीद के लाए थे, उस पे भी टैक्स दे के आए थे। आज तो मोदी जी ने कर दिया है कि बच्चों का बिस्किट भी लेके आए थे, उस पे भी टैक्स दे के आए थे। लस्सी लेके आए थे, दही लेके आए थे, उस पे भी टैक्स दे के आए थे। ये पैसा आ किस लिए रहा है? इस पैसे के खर्च करने के दो ही तरीके हैं। तो इसी बीच हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कुछ कहा, जरा आपको वह भी सुनाते हैं। वहां से उन्होंने गुहार लगाई, हमें यूक्रेन से बाहर निकालो, हमें जान का खतरा है। और उनके नंबर 99.1%, 99.2%, 99.7%। कोई नलायक विद्यार्थी नहीं थे वो कि यहां मौका नहीं मिला किसी और देश पे चले गए। बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वो, पंजाब से भी बहुत थे, हिमाचल से भी बहुत होंगे। उनको वापस लाया गया, उसकी भी पब्लिसिटी की गई। गंगा मिशन, भाई साहब आज से 25 साल पहले आजाद हुआ देश, हम 75 साल पहले आजाद हुए। वो क्या कारण थे कि 75 साल आजाद हुए, 75 साल पहले आजाद हुए देश के लड़के लड़कियों को 25 साल पहले आजाद हुए यूक्रेन जैसे मुल्क में पढ़ाई करनी पड़ रही है? इसके बारे में कभी किसी ने कोई मिशन चलाया? ना। नारे लगवा लो जितने मर्जी, जहाज में भी लगवा लो। तो मेडिकल की पढ़ाई में हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। अमेरिका में बहुत भारी परसेंटेज में जो डॉक्टर हैं वो इंडियन है। क्यों काम करते हैं वहां जहां उनको डिग्री के मुताबिक काम नहीं मिलता? इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। हमारा दिमाग जो है वो उधर जा रहा है। इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर वहां जा रहे हैं। चले तो जाते हैं वहां, लेकिन मान उनका यही है। वो दिवाली मनाने, बैसाखी मनाने, लोहड़ी मनाने यहीं आते हैं, लेकिन उनको वतन में काम नहीं मिल रहा। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों शहीदों ने अपने प्राणों की बलि दी, आहुति दी अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालने के लिए। लेकिन आज
भगत सिंह की उम्र के 22-23 साल के नौजवान भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के वारिस, मां की बालियां बेचकर, गहने बेचकर, पिता की जमीन बेचकर 40 लाख रुपए लेके घूम रहे हैं ट्रैवल एजेंटों के पास। किस काम के लिए? अंग्रेजों के पास पहुंचने के लिए। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रचार करते हुए नजर आए। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से ही आपको अपडेट दे दे, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। गणेश चतुर्थी के मौके पर दिल्ली सीएम ने कहा है कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली में आज से शुरू हो गया है। तो इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस स्कूल को लेकर अहम जानकारियां भी सुनिए जरा। हैप्पीनेस क्लासेस, देशभक्ति करिकुलम, बिजनेस सिखाने के लिए बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस, कई स्पेशल किस्म के स्कूल शुरू किए गए। जैसे अभी एक स्कूल शुरू करने जा रहे हैं जहां ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर जो बच्चे भीख मांगते हैं, वो एक तरह से समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग होते हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, वो किसी का वोट बैंक भी नहीं होते। उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं हम लोग। इस तरह से एक आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल बनाया है जहाँ पे बच्चों को फौज में भर्ती करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी तरह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है जिसका मकसद है देश ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल लेके आए। स्किल यूनिवर्सिटी तैयार की है जिसमें बच्चों को रोज़गार के लिए तैयार किया जा रहा है। इस तरह के कई कदम उठाए गए हैं। आज हम देश का पहला वर्चुअल स्कूल चालू करने जा रहे हैं। 1 साल पहले हमने ऐलान किया था कि हम देश का वर्चुअल स्कूल बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, गांव में स्कूल नहीं है या स्कूल बहुत दूर है, दूसरे गांव में स्कूल है, जा नहीं सकते, बीच में नदी पड़ती है। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं हमारे समाज के अंदर। जिस तरह से लड़कियों के एजुकेशन को लेके लड़कियों की एजुकेशन, कई सारे पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं क्योंकि वो बाहर नहीं भेजना चाहते। तो ऐसी बच्चियां जो घर में हैं वो घर बैठ के एजुकेशन कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो काम पे लग जाते हैं, बचपन में होना नहीं चाहिए पर काम पे लग जाते हैं। ऐसे सारे बच्चों तक, आखिरी से आखिरी बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए हमने ये स्कूल का नाम है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, DMVS, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल की आज से शुरुआत की जा रही है। 9वीं क्लास में, ये 9वीं से 12वीं का होगा लेकिन अभी शुरुआत है। तो 9वीं क्लास में एप्लीकेशंस, आज इसमें एप्लीकेशंस इनवाइट की। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बना रहेगा। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।